जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम फिर अपने चैनल, वही फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर में। बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसके बगैर कोई भी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज, उसके बगैर उसके मेन अर्थ को समझना हमें नामुमकिन हो जाता है। तो आइए जानते हैं वो हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। क्या है बच्चों? विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं। विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या है? जैसे नाम से ही समझ में आ सकते हैं। विराम, विराम का अर्थ होता है, विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना, अर्थात किसी भी भाषा को लिखते समय जहां पर हमें रुकने की जरूरत होती है, कितने समय रुकना है, नहीं रुकना है तो, या कितने क्षण तक रुकना है, कहाँ रुकना है, इन सब चीज के जो सिंबल होते हैं वहां पर, जिसको देखकर हम वहां उसी तरीके से रुकते हैं, अपने भाव को देखते हैं। तो ऐसे ही उन वहां पर चिन्हों को आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे विराम, विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना, आप समझ गए। अर्थात वे शब्द जो बोलते और पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं। रुकने का संकेत देते हैं। क्या देते हैं? रुकने का संकेत देते हैं। रुकने का, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह कोई नए नहीं है, आप सब अपनी भाषाओं में पढ़ते समय जानते होंगे, सुने होंगे। जैसे पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। आप इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप और हिंदी में विराम चिन्ह, जिसे पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में क्या होता है? ये आप देख रहे हैं, ये एक लाठी, जिसे दादाजी की लाठी कहते हैं। पूर्ण विराम को क्या कहते हैं? दादाजी की लाठी। इसे किसी भी वाक्य के अंत में क्या कर देते हैं, आपने देखा होगा, तो ये पूर्ण विराम लगा देते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो वाक्य, जो बात बताया जा रहा है, वहीं पर फिनिश है, उसके आगे दूसरा वाक्य शुरू होता है। उसी प्रकार अर्धविराम। अर्धविराम ये तो आप देखे होंगे, इसे इंग्लिश में सेमी कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी कोलन कहते हैं। ये अर्धविराम जो है, नाम से पता है आपको, अर्ध माने आधा, यानी यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण विराम में जितना हम रुकते हैं, जहाँ पर पूर्ण विराम, उसके आधे समय तक ही हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर ये सिंबल हमारे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लैंग्वेज में रुका हुआ लिखा है, तो हमें वहां पर उतना रुकना पड़ेगा। आता है अल्प विराम। अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। आप लोग कॉमा जानते होंगे, क्योंकि आजकल जो प्रचलन हो गया है, प्योर हिंदी या प्योर इंग्लिश का नहीं है, इंग्लिश का चल रहा है। लोग, बच्चे, न्यू जनरेशन के बच्चे इंग्लिश वर्ड को ही हिंदी मान बैठ रहे हैं। जैसे स्टेशन हो गया, ठीक है ना, आपके बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना, स्टेशन हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब वर्ड आप देख रहे हैं कि सब जो न्यू जनरेशन जानेगी ही नहीं कि ये हिंदी का है या इंग्लिश का है, ठीक है ना, तो वही इंग्लिश यूज करते हैं। तो यानी अल्प विराम। अल्प विराम आप कम बोलते होंगे, आप कॉमा जानते होंगे, तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं, अल्प विराम। उसके बाद आता है, इसी तरीके हमारे बहुत सारे पंक्चुएशन है, जिसमें हम अपने इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये वो विराम किसे कहते हैं? विराम चिन्ह क्या है? विराम का अर्थ है रुकना, जहां पर ऐसे चिन्हों से है, इसका मतलब ऐसे चिन्हों से है जहां पर जो चिन्ह लिखे हैं, हमें कितने समय तक रुकना है या नहीं रुकना है, ये हमें पता चलता है। आइए इनकी परिभाषा पर देखते हैं। इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा है शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध। शब्दों और वाक्यों का परस्पर, मतलब आपस में संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने। किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ते समय उपयुक्त विराम पाने के लिए रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात किसी वाक्य अथवा वाक्यांश का उच्चारण, का उच्चारण करने में अर्थ और भावों की भिन्नता के अनुसार हमारी जीभ
टंग या जिह्वा को कुछ ठहरने के साथ साथ जो विश्राम करना पड़ता है, उन्हीं चीजों को दर्शाने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लेख इत्यादि को लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य के बीच में अथवा अंत में रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे परिभाषा के, लेकिन इनका महत्व, आइए आज इनके महत्व और उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है या इनका महत्व पर विशेष हम लोग चर्चा करते हैं। महत्व इसे निम्नलिखित, ये हम निम्न दो वाक्यों की सहायता से, ये जो दो वाक्य लिखे गए हैं, इन्हीं की सहायता से अच्छी तरह से समझ और सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से व आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक पहला वाक्य है, हमारा पहला वाक्य क्या है, देखो आप देख रहे हैं, मारो मत, क्या है, मारो मत। मारो मत के बाद अल्प विराम लगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमा। मारो मत के बाद कॉमा लगा, जाने दो। मारो मत का मतलब क्या होता है, हमने किसी को मना कर रहे हैं कि ना मारने के लिए, हम किसी को ना मारने के लिए क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, ठीक है। तो मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। जैसे किसी पर शक हो गया, ठीक है ना, कि वो चोरी करके जा रहा है, लेकिन कुछ डाउट है, तो कोई कहता है मारो मत जाने दो, और कोई कहता है मारो के बाद कामा लगा हुआ है, मत जाने दो। दूसरे वाक्य में क्या कहा है, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। अर्थात क्या हुआ, आप सब इसमें ये जो हमारे दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस भी 4 वर्ड का है, पहला सेंटेंस भी आप देख रहे हैं कई वर्ड का, 1 2 3 4 ही वर्ड का है। और दूसरा भी सेंटेंस 1 2 3 4, दूसरा भी सेंटेंस हमारा क्या है, 4 ही वर्ड का है, बट दोनों के सेंस अलग अलग है, दोनों के मतलब अलग अलग है। उसका मेन कारण क्या है, हमने जो ये चीज लगाया हुआ है, ये और ये किस जगह पर लगाया है, इसकी वजह से एक सेंटेंस तो किसी की जान को बख्श रहा है, लेकिन दूसरा सेंटेंस किसी की जान को लेने वाला है। जैसे मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, यानी उसे अब मारना है, छोड़ना नहीं है। बट पहला वाला सेंटेंस कहता है मारो मत जाने दो, यानी उसकी छोड़ दिया जा रहा है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारी भाषा में अगर ये ना होते तो हम अपनी मेन भाषा को, मेन भाव को व्यक्त नहीं कर सकते थे। यही है इनका मेन महत्व। अतः भाषा विज्ञान को सही अर्थों में सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता है। वैसे बात हिंदी की करता हूं मैं, तो हिंदी में केवल एक ही का यूज होता आ रहा, आदिकाल से होता आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जो दादाजी की लाठी है, पूर्ण विराम, ये दादाजी की लाठी। आप लोग देखे होंगे ना, पुराने समय में हमारे दादा लोग क्या करते थे, एक लंबी सी लाठी रखते थे और बगैर उसके कहीं जाते नहीं थे। तो उसी लाठी को आप याद कीजिए, फुल स्टॉप, यानी वो अपनी डांट से छोटे बच्चों को भी क्या करते थे, रोक, तो मतलब वही यूज कर देते। तो ये समझ लो कि आपका वाक्य में भी क्या है, वही लाठी यूज कर देते हैं। ये सिंबल दिखाता है, जिसे पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अगर ये किसी वाक्य के अंत में लगा हुआ है तो हम जान लीजिए कि हमें वहाँ पे क्या करना है, रुक जाना है। फुल स्टॉप, कंप्लीट स्टॉप। स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुकना। फुल माने पूरा, पूरा रुकना, अर्थात उस सेंटेंस के बाद आपको रुकना है, और उस सेंटेंस के बाद, उस वाक्य के बाद आपको क्या करना है, रुकना है। अर्थात किसी वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग, वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, और या इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, जैसे सोहन डीजी एकेडमी में पढ़ता है। सोहन कहाँ पढ़ता है, सोहन डीजी एकेडमी में पढ़ता है, ठीक है। अब या सोहन डीजी एकेडमी गौतमपुरी शाहदरा दिल्ली में पढ़ता है, ठीक है ना। तो डीजी एकेडमी आप जैसे जानते हैं, देव ग्लोबल एकेडमी, ठीक है, ये देव ग्लोबल एकेडमी है, सोहन वहीं पढ़ता है, ठीक है। तो सोहन डीजी एकेडमी गौतमपुरी शाहदरा दिल्ली में पढ़ता है। तो यहाँ पे बच्चों देखें कि ये दादाजी की लाठी आ गई है, क्या है,
दादाजी की लाठी, यानी हमें ये बात बता के रुक जाना है, विश्राम करना है, रुकना है। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है। या जैसे देवसर डीजी एकेडमी में, जैसे या एक प्रकार देवसर डीजी एकेडमी में, डीजी एकेडमी में हिंदी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ वह फिर लास्ट में क्या हो गया, हमें फिर दादाजी की लाठी दिखाई दे रही है, हाँ, यानी फुल स्टॉप, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये पूर्ण विराम क्या है। ठीक है, हिंदी में पढ़ाते हैं। तो हमारी, जैसे मैंने बात किया कि हमारी भाषा हिंदी में प्राचीन काल से ही इसी फुल स्टॉप का प्रयोग आता रहा है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? उसका मेन कारण ये भी है कि हमारी भाषा जैसे संस्कृत से हिंदी बनी हुई है ना, तो संस्कृत में भी केवल किसका ज्यादातर यूज हुआ है? फुल स्टॉप का। ठीक है ना, तो उसी से जुड़ा हुआ हिंदी में भी बहुत समय तक, लंबे समय तक जो है क्या यूज हो रहा है? दादाजी की लाठी यानी पूर्ण विराम का ही प्रयोग होता आता रहा है। बट आज के मॉडर्न युग में क्या हुआ? प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस के विकास के कारण, ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस के विकास के कारण, मुद्रण यंत्रों के विकास के कारण, प्रचार, ठीक है ना, व्यवहार, अंग्रेजी की उपलब्धता, ठीक है, अंग्रेजी के मिक्सचरपन से अब क्या है, बहुत सारे विराम चिन्ह आ रहे हैं और हिंदी में उसी प्रकार यूज होने लगे हैं। तो अतः इसलिए हमें उन सभी का भी अध्ययन करना पड़ेगा जो इसमें आजकल यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब वही कहा जाए कि क्या हो रहा है? कॉपी किया जा रहा है, अंग्रेजी की ही कॉपी किया जा रहा है। हिंदी में भी अंग्रेजी का ही कॉपी किया जा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी विराम चिन्हों की देखा देखी ही क्या है? अंग्रेजी विराम चिन्हों की देखा देखी ही हिंदी में भी बहुत सारे विराम चिन्ह यूज होने लगे हैं, जिसका हम इस लेक्चर क्या अपने इस चैनल में हम डिटेल से अध्ययन सभी का बारी बारी से कर लेंगे। तो अभी मैंने पहले क्या किया? फुल स्टॉप का अध्ययन किया। ठीक है, उसके आगे फुल स्टॉप का अध्ययन कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे इसी में फुल स्टॉप की। मैं और थोड़ा सा एक चीज बताना चाहते हैं। एक नॉर्मल बात है कि जब हम हमारा कोई वाक्य फिनिश होता है तो हम क्या है, अपनी दादाजी की लाठी लगा देते हैं। लेकिन इसकी भी, दादाजी की भी लाठी की भी क्या है, लिमिट है। इस पूर्ण विराम की लिमिट है। जब हमारा सेंटेंस किससे हो? प्रश्नात्मक हो। हमारा वाक्य क्या हो? विस्मयात्मक हो। जब हमारा वाक्य क्या हो? प्रश्नात्मक हो। हमारा वाक्य विस्मयात्मक हो तो पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दादाजी की लाठी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तब उनका प्रयोग किया जाएगा प्रश्नात्मक के लिए प्रश्न विराम चिन्ह। प्रश्नात्मक के लिए, प्रश्नात्मक मतलब क्वेश्चन, प्रश्न के लिए, ठीक है ना, जिससे ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिससे हमें प्रश्न का एहसास हो, ठीक है ना, प्रश्न पूछने का एहसास हो, तो वहां पर क्या लगेगा? अब दादाजी की लाठी का यूज न करके क्या करेंगे? प्रश्न विराम चिन्ह। प्रश्न विराम चिन्ह बच्चों ये आप देखना नहीं, ये है इस प्रकार का। ऐसे कटिया जानते हो ना, कटिया, आप लोग कटिया अच्छी तरीके से, क्योंकि कटिया से क्या होता है, पहले जब आम फल जाता था तो एक छोटी सी बांस की लग्गी लेते थे और उसमें ऐसे टाइप होता था, उसे बांध करके आम को क्या करते थे, हम लोग खींच लेते, तो वही कटिया लगा देते हैं, ठीक है ना, यानी प्रश्न विराम लगा देते हैं। और विस्मय विराम का प्रयोग करते हैं, विस्मय चिन्ह। प्रश्न विराम में क्या होता है? प्रश्न, जैसे हरि कहाँ पढ़ता है, ठीक है ना, या देव सर कहाँ पढ़ाते हैं। हरि कहाँ पढ़ता है या देव सर कहाँ पढ़ाते हैं, देव सर कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे वाक्यों, जैसे हरि कहाँ पढ़ाता है तो यहाँ पे क्या लग गया? वही लग्गी, हम लोग लग्गी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लग्गी। तो यानी प्रश्नात्मक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क, यानी वहां पर हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। हरि कहाँ पढ़ता है, ठीक है, देव ग्लोबल एकेडमी में विज्ञान कौन पढ़ाता है, साइंस कौन पढ़ाता है, मैथ कौन पढ़ाता है। इस तरीके से ऐसे वाक्यों के अंत में, लास्ट में क्या लगेगा? अब दादाजी की लाठी यूज ना होकर के क्या यूज होगी? ये लग्गी यूज होगी, जिससे हम लोग छोटे में क्या करते थे? अब आमों को तोड़ते हैं, ठीक है ना, गाँव में देखा होगा आप लोग, ठीक है ना। तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है?
अब आप भी यहाँ देखिए किसे, अब यहाँ पे दादाजी की लाठी का प्रयोग नहीं हो रहा है, अब यहाँ पर दादाजी की लाठी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर दादाजी की लाठी का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता के बारे में तो जानते होंगे ना, लेकिन यहाँ बात हमारा मुख्य नहीं है, हमारा मकसद ये यहाँ ये बताने के लिए कि यहाँ ये हमारा एक सेंटेंस है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर दादाजी की लाठी यूज होगी या आप लोगों की पुरानी वही लग्गी आम तोड़ने वाली, तो यहाँ क्या यूज होगा? लग्गी यूज होगा। यानी ये इस प्रकार की आकृति हाशिया टाइप होती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि और इसे बांस की लग्गी, बांस की लंबी सी लट्ठी में आगे बांध करके खटाखट आम को हम लोग क्या करते हैं? खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो वही उसका यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है विस्मय विराम। विस्मय क्या होता है? ऐसे ऐसे वाक्य जिससे हमें खुशी का एहसास हो, ऐसे वाक्य जिससे हमें सुख दुख का एहसास हो, आश्चर्य का, शोक का, इस ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों के लिए हमें ना तो इसका यूज करना पड़ेगा, ना वो दादाजी की लाठी जिसे पूर्ण विराम कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, उसका भी यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जैसे इसके लिए क्या है? जैसे अरे इतनी ज्यादा, अरे इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने पर भी तुम पढ़ने आ गए। कोई सिंसियर बच्चा है, उसके लिए बात हो रही है, उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी वो डीजी एकेडमी में पढ़ने चला आया, इसीलिए वो उसे उसके साथ ही बोल रहे अरे इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने पर भी तुम क्या हुआ? पढ़ने चले आए, ठीक है। फिर क्या? अरे तुम पास हो गए, अरे तुम पास हो गए। तो इस तरीके से अरे अरे मतलब ये वाला यहाँ पे ये इस प्रकार का जो सिंबल रहेगा, इससे हमें क्या क्या पता चलेगा? ये विस्मय क्या है? विस्मयात्मक चिन्ह होते हैं, ठीक है ना। विस्मयात्मक एक्सक्लेमेटरी मार्क इन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? विस्मयात्मक चिन्ह है। अरे तुम इतनी ज्यादा तबीयत खराब होने पर भी तुम पढ़ने आ गए। फिर अरे तुम पास हो गए, अरे तुम पास हो गए, अरे तुम पास हो गए। अब हमारा दूसरा, हमारा सेकंड विराम है जिसे मैं कहता हूं अर्धविराम। अर्धविराम, अर्धविराम का आप देख लो सिंबल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट रखते हैं और इसके नीचे ये इस प्रकार के नोक बनाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? अर्धविराम। इसे क्या कहते हैं? अर्धविराम। क्या कहते हैं बच्चों? अर्धविराम कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेमीकोलन। क्या बोलते हैं? सेमीकोलन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्धविराम, अर्ध मीन्स आधा, ठीक है ना, विराम मीन्स रुकना, जहां आधे समय के लिए रुका जाए, पूर्ण विराम के आधे समय के लिए ही रुका जाए। अर्ध का अर्थ है आधा, अर्थात जहां, ठीक है, पूर्ण विराम के आधे समय तक रुकना होता है, पूर्ण विराम के आधे समय तक रुकना होता है, वहीं पर क्या किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अर्धविराम चिन्ह, ठीक है ना, जिसे सेमीकोलन कहते हैं, ये कैसे होता है? ये ऐसे एक पॉइंट रखिए और यहाँ ऐसे कीजिए, इसे ही क्या कहते हैं? अर्धविराम या सेमीकोलन कहते हैं। यहाँ पे बच्चों आप ध्यान दीजिए, जिस सेंटेंस के बीच में या कहीं पर अगर ये लगा है, इसका मतलब फुल स्टॉप में जितना हम लोग रुकते हैं, जहाँ दादाजी की लाठी खड़ी होती है, जितना समय हमें रुकना पड़ता है, उससे आधा समय तक ही यहाँ रुकना है। ये बात रखना, प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एक जगह और इसका प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग। अर्धविराम का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र वाक्य, किसी वाक्य में भी और स्वतंत्र वाक्य फ्री उन्हें बताना है, बस वही हम समझाएंगे कैसे, ठीक है। स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग, स्वतंत्र वाक्य आजाद फ्री वाक्य होने पर अलग अलग रखने के लिए भी, किसके लिए? अलग अलग रखने के लिए। किसके लिए बच्चों? अलग अलग रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम मतलब ये जिसे सेमीकोलन कहते हैं, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखो हमारे सामने एक उदाहरण है, आकाश लाल हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी गाते गाते अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगे, पक्षी गाते गाते अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगे। सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। अब देखो कि यहां से आप ध्यान दीजिए, तो ये एक सेंटेंस है, आप ये अच्छी तरीके से समझिए।
कि आप यहां से ध्यान दीजिए, आकाश से लेकर के लास्ट फैले लगा तक, ये क्या है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। बट यहां पर मैंने कहा कुछ फ्री वाक्य या शब्द को दर्शाने के लिए भी हमने क्या किया है, सेमीकोलन का यूज किया है, अर्धविराम का यूज किया है। वो कहाँ किया है, पहला यूज कहाँ आया, यहाँ किया है। आकाश लाल हुआ, पक्षी गाते गाते अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगे, यहाँ हुआ। ठीक है, फिर सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ मतलब सूर्य अस्त हुआ, अर्थात सूर्य डूब गया। ठीक है, और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। तो आपने देखा 1, 2 और 3 है वाक्य, एक सेंटेंस एक है, बट इसमें तीन जगह पर किसका यूज किया गया है, अर्धविराम का यूज किया गया है, जिसे सेमीकोलन कहते हैं। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि सेमीकोलन ऐसे वाक्य में ऐसी जगह पर यूज किया जाता है जहां पे हमें जरूरत होती है पूर्ण विराम के आधे समय तक रुकने के लिए। दूसरा, एक ही वाक्य में कुछ वाक्यों को या कुछ शब्दों को फ्री दर्शाने के लिए भी हमें सेमीकोलन का प्रयोग करना पड़ता है, अर्धविराम का प्रयोग करना पड़ता है, या किया गया है तो हमें वहां उतना रोकना पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि अर्धविराम की जगह पर, अर्धविराम की जगह पर अल्प विराम की अपेक्षा, एक चीज और नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको पूर्ण विराम बताया, फिर क्या बता रहा हूं, अर्धविराम बता रहा हूं। ठीक है ना, अर्धविराम की जगह पर अल्प विराम की अपेक्षा, बाद में हम बताएंगे अल्प विराम है क्या। अल्प विराम की अपेक्षा या तुलना में अब हमें क्या होता है, अधिक समय तक रुकना पड़ता है, अधिक समय तक ठहरना पड़ता है, अधिक समय तक ठहरना पड़ता है। तो बच्चों, यह लेक्चर हमारा कैसा लगा? बच्चों, आपसे हम अपनी एक पुरानी बात बताना चाहते हैं कि आप लोगों के सामने बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं, कुछ विशेष कारण थे। ठीक है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग फिर उसी अपनी पुरानी सीरीज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर रेगुलर डेली उपस्थित रहेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने साथियों में शेयर कीजिए यारों। ठीक है ना, सब्सक्राइब किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने के रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।